हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने कोशिका विज्ञान को पढ़ रहे थे, साइटोलॉजी को, जिसमें अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या अंतर होता है। पूरा टॉपिक नहीं हो पाया था अपना, चल रहा था अभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या अंतर होता है। इस अंतर के साथ में अपन डिटेल से स्टडी भी कर रहे थे, एक पूरा पूर्ण रूप से अध्ययन कर रहे थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं किस प्रकार की होती है। तो अंतर के साथ साथ में अपना विस्तृत विवरण भी इनका चल रहा था। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर थे, उनमें अपन ने मेन दो अंतर अभी तक कर लिए थे डिटेल से। उनमें केंद्रक वाला अंतर सबसे महत्वपूर्ण अंतर था, उसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। तो कौन कौन से अपन ने टॉपिक्स इसमें अंतर किए थे उनको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करके आगे वाले अंतर को बढ़ाते हैं, अपन आगे चलते हैं। तो अपन ने किया था प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसको अपन ने असीम केंद्र की कोशिका भी कहा था, और दूसरी की थी यूकैरियोटिक कोशिका, जिसको अपन ने ससीम केंद्र की कोशिका भी कहा था। ये कोशिकाओं के दो प्रकार होते हैं, तो असीम केंद्र की कोशिका और एक ससीम केंद्र की कोशिका, जिनको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका भी अपन कहते हैं। तो अपन ने पहला अंतर इनके अंदर किया था साइज का, आकार का। तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है आकार में बहुत ज़्यादा छोटी होती है, इनकी आकार का रेंज भी आपको मैंने बताई थी 1 से 10 माइक्रोन तक की। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वो आकार में बड़ी होती है, जिसकी रेंज 5 से 100 माइक्रोन तक की होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कुछ उदाहरण बताए थे मैंने आपको, जैसे जीवाणु है, नीलहरी शैवाल है और माइकोप्लाज्मा है। ये जीव प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं, इसलिए इनको प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। बस इनको छोड़कर के बाकी जितने भी जीव का किसी का भी नाम आ जाए तो सभी यूकैरियोट्स हैं। जैसे अपन नाम ले पादप, पादप सभी यूकैरियोट्स हैं, यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं। जंतु है, इसमें मनुष्य भी शामिल है, कवक हैं, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, तो आकार का अंतर किया था। फिर केंद्रक का अंतर किया था अपन ने कि केंद्रक से संबंधित क्या अंतर होता है। केंद्रक वाला अंतर महत्वपूर्ण अंतर था, क्योंकि केंद्रक के अंतर से ही इनका नाम बना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो यानी प्रीमिटिव यानी आदिम यानी अल्प विकसित या असत्य, और कैरियोन का मतलब केंद्रक, यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें अल्प विकसित या आदिम या असत्य केंद्रक होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और यूकैरियोट में यू का मतलब वेल डेवलप्ड यानी सुविकसित या सत्य, और कैरियोन का मतलब केंद्रक, यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुविकसित या सत्य केंद्रक पाया जाता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब क्यों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक को अल्प विकसित या असत्य केंद्रक बोलते हैं, क्यों यूकैरियोटिक कोशिकाओं को के केंद्रक को सत्य या सुविकसित केंद्रक बोलते हैं, इसके मैंने 3 कारण बताए थे आपको कि केंद्रक से संबंधित 3 संरचनाएं हैं जो इन कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, इनमें उपस्थित होती है। वो 3 संरचनाएं कौन कौन सी बताई थी। एक तो केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, इनमें पाई जाती है। इसके अलावा केंद्रिका, केंद्रिका इनमें नहीं पाई जाती, इनमें पाई जाती है। और तीसरा किया था हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन इधर नहीं पाई जाती, इधर पाई जाती है, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों में पाई जाती है। ये अपन ने मुख्य रूप से डिस्कशन पिछले वीडियो में कर लिया था। अब आगे अपन अंतर, तीसरा अंतर करते हैं इसमें, कोशिका भित्ति से संबंधित। कोशिका भित्ति से संबंधित दोनों कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। तो देखो कोशिका भित्ति की अगर बात करते हैं तो कोशिका भित्ति दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई भी जाती है और नहीं भी पाई जाती, क्योंकि एक ही तो प्रोकैरियोटिक जीव है नहीं, प्रोकैरियोटिक जीव कई होते हैं। तो कुछ प्रोकैरियोट्स में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती, मगर दोनों में जिनमें पाई जाती है उनमें भी अंतर होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो दोनों के संरचनात्मक घटक अलग अलग होते हैं। तो पहले तो अपन बात करते हैं किसमें पाई जाती है। तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जितने भी जीवाणु होते हैं, इन जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा बीजीए नीलहरी शैवाल जो हैं उनके अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। मगर ध्यान में ये रखना है कि अपवाद स्वरूप अगर अपन बात करें अपवाद, तो तीसरा एक ही तो जीव बच गया है, 3 ही तो बताए थे मैंने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जीवाणु, नीलहरी शैवाल और तीसरा कौन सा बताया था, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा अपवाद हो गया है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अपवाद माइकोप्लाज्मा हो गया है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये टिक के लगाए हैं मैंने, क्रॉस लगाए, इससे समझ में आ रहा होगा आपको। जिनमें पाई जाती है उनमें टिक कर दिया, जिनमें नहीं पाई जाती उनमें क्रॉस कर दिया। तो 3 जीव बताए थे इसमें उदाहरण में आपको मैंने, जीवाणु, नीलहरी शैवाल और माइकोप्लाज्मा। तो 2 में पाई जाती है, 1 में नहीं पाई जाती। किस में नहीं पाई जाती, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसीलिए तो ये बहुरूपी है, अपनी संरचना अपना जो स्वरूप है वो चेंज करता रहता है, और इसीलिए इसको पादप जगत का जोकर भी कहते हैं माइकोप्लाज्मा को। और माइकोप्लाज्मा से संबंधित एक अच्छा क्वेश्चन ये भी बताया था मैंने आपको
कि संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लेडलेवी की होती है, जिसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये माइकोप्लाज्मा को ही कहते हैं। तो माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि इनमें पाई जाती है। और इधर अपन बात करते हैं तो पादप जो होते हैं उन पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। जंतु जो होते हैं उन जंतु की जो कोशिकाएं जो होती है, जंतु कोशिकाएं जो होती है उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और अगर बात करते हैं कवक, तो कवक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इधर 2 में पाई जाती है, 1 में नहीं पाई जाती, इधर भी 2 में पाई जाती है, 1 में नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती वो ध्यान रखना आपको, माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती, इधर जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर पाई जाती है इन 2 में, इधर भी 2 में पाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की कोशिका भित्ति समान है, क्या दोनों की कोशिका भित्ति को बनाने वाले संरचनात्मक घटक अलग अलग होते हैं। जीवाणु कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, जीवाणु और नीलहरी शैवाल दोनों की बात करते हैं। तो इधर कोशिका भित्ति जो होती है वो एक संरचनात्मक घटक के द्वारा बनी होती है, जिसका नाम होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन एक संरचनात्मक घटक है जिसके द्वारा जीवाणु और नीलहरी शैवालों में कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी इसकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। जबकि इधर बात करते हैं तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो होती है वो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। पेक्टोसेलुलोज का पूरा नाम हो गया पेक्टिन प्लस सेलुलोज। पेक्टिन एक संरचनात्मक घटक है और सेलुलोज आप सभी का नाम सुना हुआ ही है। तो मुख्य तो सेलुलोज ही होता है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये आपने बहुत सारी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। मगर सेलुलोज के साथ में थोड़ा बहुत मात्रा में पेक्टिन भी पाया जाता है, इसलिए अपन ये कहते हैं कि पेक्टोसेलुलोज से मिलकर के बनी होती है पादप कोशिकाओं में। जंतु कोशिकाओं में पाई नहीं जाती। जबकि कवकों के अंदर कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, इसे कवकीय सेलुलोज भी कहते हैं, काइटिन को कवकीय सेलुलोज। तो काइटिन की बनी हुई कोशिका भित्ति कवकों में पाई जाती है। तो पाई भी जाती है, नहीं भी पाई जाती है, मगर पाई जाती है उन दोनों के अंदर भी अंतर होता है, इधर किसकी बनी होती है, इधर किसकी बनी होती है। तो कोशिका भित्ति से संबंधित ये अंतर हो गया। क्लियर हुआ? डिटेल से अपन स्टडी कर रहे हैं क्योंकि अपन पूरा वर्णन भी कर सकते हैं इसका। इसके बाद में अपन अगला अंतर करते हैं दोनों कोशिकाओं में। तो चौथा लक्षण के अंदर नंबर लेते हैं अपन झिल्ली युक्त कोशिकांगों का। झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग। अब देखो कोशिकांग क्या होते हैं, पहले तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि चाहे पादप कोशिका हो, चाहे जंतु कोशिका हो, चाहे जीवाणु कोशिका हो, चाहे किसी भी जीव की कोशिका हो, कोशिका की संरचना आप बनाते हो तो किसी भी आकार में, गोलाकार है, आयताकार है, कैसे भी कोशिका बना सकते हो। तो कोशिका के अंदर सबसे बाहर की तरफ ये जो अपने आप आवरण बनाया, ये कोशिका झिल्ली, और अगर कोशिका भित्ति भी साथ में पाई जाती है तो इसके बाहर की तरफ अपने कोशिका भित्ति भी बना दी है। कोशिका झिल्ली अंदर होती है, भित्ति बाहर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में अंदर का ये जो पूरा सीन है, इसमें क्या क्या होते हैं, केंद्रक होता है, ये अपन ने केंद्रक बना दिया है, ठीक है। इसके अलावा केंद्रक के अंदर तो क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल, क्रोमोसोम्स, डीएनए, क्रोमेटिन, ये सभी न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं एक साथ, ये इसके अंदर पाया जाता है, तो सबसे मुख्य पदार्थ होता है। इसके अलावा बाहर ये पूरा जो आवरण है ये कहलाता है अपना कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य के अंदर क्या क्या चीजें होती है, इस कोशिका द्रव्य में अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, नाम सबने सुन रखा है। इसके अलावा गोल्जी काय होता है, राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स यहाँ पर कोशिका द्रव्य में भी होते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर दानेदार संरचना में भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। अगर ये पादप कोशिका है तो इसके अंदर हरित लवक भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा लाइसोसोम्स, जंतु कोशिका है तो लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये सभी जो चीजें अपन बना रहे हैं ना, अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम्स, गोल्जी काय, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये सभी के सभी कहलाते हैं क्या, कोशिकांग, यानी कोशिका के अंगक, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग, तो वो कोशिका के अंगक कहलाते हैं। तो ये कोशिका के जो अंगक हैं उनसे संबंधित भी दोनों कोशिकाओं में अंतर होता है। देखो इन कोशिकांगों के अंदर, शॉर्ट में कोशिका के अंग को कोशिकांग कह देते हैं अपन। इन कोशिकांगों के अंदर जो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग है ना, दोहरी झिल्ली वाले, जिनमें 2 झिल्लियां पाई जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एक झिल्ली है, एक झिल्ली इस प्रकार से होती है।
अंतःप्रदेवी जालिका में 2 झिल्लियां होती है, केंद्रक में भी 2 झिल्लियां होती है, गोल्जिका में भी 2 झिल्लियां होती है। ठीक है, एकल झिल्ली वाले कोशिकांग भी होते हैं, मगर राइबोसोम जो होते हैं ना वो झिल्ली विहीन कोशिकांग है, ध्यान रखना, झिल्ली विहीन, जिनमें झिल्लियां नहीं पाई जाती है। तो अपन कोशिकांग झिल्लियों की उपस्थिति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एकल झिल्ली वाले, दोहरी झिल्ली वाले और झिल्ली विहीन। तो झिल्ली वाले जितने भी कोशिकांग है ना, जिनके चारों तरफ खुद की झिल्ली पाई जाती है, तो कोशिका झिल्ली तो सबके चारों तरफ है, मगर कोशिकांगों के चारों तरफ खुद की झिल्ली भी है, उनकी अगर बात करते हैं अपन, तो झिल्ली युक्त कोशिकांग जितने भी जो कोशिका में पाए जाते हैं वो सब के सब कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। अच्छा अंतर है ये, झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। तो कौन कौन से कोशिकांग यहाँ पर अनुपस्थित होंगे और कौन कौन से कोशिकांग जो होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होंगे। जैसे अपन बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है। इसके अलावा बात करें अपन अंतःप्रदेवी जालिका, शॉर्ट में ER लिखा है मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी इधर अनुपस्थित होती है, इधर उपस्थित होती है। इसके अलावा बात करूँ मैं गोल्जिकाए, गोल्जी बॉडी, GP किया है मैंने, ये इधर अनुपस्थित होता है, ये इधर उपस्थित होता है। इसके अलावा बात करता हूँ मैं हरितलवक, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो हरितलवक तो जो होता है वो इधर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, तो इसका तो मेन डिफरेंस अपन लेते नहीं है। इसके अलावा बात करें अपन लाइसोसोम, लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, लाइसोसोम जो है ये भी इधर अनुपस्थित है, इधर उपस्थित। ठीक है, रिक्तिका जो होती है वो एकल झिल्ली वाली है, तो रिक्तिका भी इधर अनुपस्थित, इधर उपस्थित। पादप कोशिकाओं में तो बड़ी होती है, जंतु कोशिकाओं में या तो अनुपस्थित भी होती है या छोटी छोटी भी पाई जाती है। तो ये सभी कोशिकांग जो है ना, ये सभी कोशिकांग झिल्ली वाले कोशिकांग है, ये इधर अनुपस्थित होते हैं, इधर उपस्थित होते हैं। जैसे अपन आपको ये कहे कि जीवाणु कोशिका की संरचना बनाओ, तो जीवाणु कोशिका के अंदर आप चित्र बनाओगे तो चारों तरफ कोशिका झिल्ली बना दी, फिर कोशिका भित्ति भी बना दी है। ठीक है, अब अंदर आपने केंद्रक बनाओगे तो केंद्रक ऐसा नहीं बनेगा, इसमें केंद्रक झिल्ली वाला, झिल्ली बनाई केंद्रक के अंदर, आनुवंशिक पदार्थ अपन ने डाला क्या, नहीं, ये अपने पहले ही कह दिया कि इसमें झिल्ली, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, तो इसका आनुवंशिक पदार्थ अपन बिना झिल्ली के ऐसे ही बनाएंगे। इसके अलावा कभी भी इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बना सकते अपनी चित्र में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पाई नहीं जाती, अंतःप्रदेवी जालिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा गोल्जिकाएं नहीं बना सकते, इसमें वो नहीं पाई जाती है। तो जितने भी ये कोशिकांग झिल्ली वाले हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो यही कारण था कि अपन ने कोशिकीय सिद्धांत के अपवाद के अंदर जीवाणु कोशिकाओं को यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को डाला था, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो सामान्य संरचना होती है वो फॉलो ही नहीं करती है कोशिकाएं, इनमें कोशिकांग ही नहीं है, केंद्रक झिल्ली नहीं है, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, इधर उपस्थित होते हैं। मगर एक कोशिकांग ऐसा है जो दोनों में पाया जाता है, और वो कोशिकांग इस शर्त, ये वाली शर्त नहीं है झिल्ली युक्त वाली, मैंने आपको बताया झिल्ली विहीन कोशिकांग जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, वो कोशिकांग तो इस शर्त से अलग ही हो गया है। अपन तो बात ये कर रहे हैं कि झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं वो इधर अनुपस्थित होते हैं, इधर उपस्थित होते हैं। अगर बात करते हैं झिल्ली विहीन कोशिकांगों की, तो झिल्ली विहीन कोशिकांगों में आपको एक ध्यान रखना है, राइबोसोम, पांचवा अंतर अपन राइबोसोम का कर सकते हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम जो होता है वो झिल्ली विहीन है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है। मगर राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दोनों में समान प्रकार के राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, दोनों में पाए तो जाते हैं मगर अलग अलग प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक तो 70S और एक होता है 80S। एक तो लिखा हमने 70S और एक 80S। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य रूप से तो 80S प्रकार के हैं, मगर 70S प्रकार के कोशिकांग भी पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो केवल 70S प्रकार के, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं ये S का क्या मतलब है। 70 80 तो एक नंबर हो गया है, इसका मतलब भी आपको बताऊंगा कैसे हुआ ये। S का क्या मतलब है, ये S जो है ना, इस S का मतलब
एक वैज्ञानिक का नाम है जिसका नाम था स्वेदबर्ग। इस स्वेदबर्ग नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम्स का अवसादन गुणांक को बताया था। अवसादन गुणांक का मतलब होता है कि राइबोसोम की एक कंप्लीट संरचना बताई, जिसमें ये बताया कि राइबोसोम्स 2 इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। इससे उन्होंने राइबोसोम का अवसादन गुणांक निकाला, को सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट निकाला, और जो अवसादन गुणांक आया ना, उसकी इकाई उन्होंने अपने नाम के आधार पर ही उन्होंने एस लगा दिया। स्वेदबर्ग से एस आ गया है, तो एस का मतलब स्वेदबर्ग इकाई है। स्वेदबर्ग वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने इनकी इकाई बताई थी। 70 और 80 इकाइयां हैं। 70 और 80 इकाइयां दो उप इकाइयों से मिलकर के बनी होती है। ये इकाइयां कौन सी होती है अभी मैं आपको बताऊंगा, मगर ये एस का मतलब है स्वेदबर्ग इकाई, और स्वेदबर्ग एक वैज्ञानिक का नाम है। अब इन्होंने कौन कौन सी इकाइयां बताई थी राइबोसोम्स के अंदर? इन्होंने बताया था कि 70 प्रकार का राइबोसोम जो है ना, वो 2 उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सी? एक तो है 50S और दूसरी कौन सी होगी? अब आप सोच रहे हैं कि 50 में 20 मिला दो 70 हो जाती है, मगर ध्यान रखना एक तो 50S होती है और एक 30S होती है। 70S राइबोसोम जो होता है वो 2 उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है। एक तो बड़ी उप इकाई होती है, छोटी होती है। जो बड़ा नंबर है वो बड़ी उप इकाई, छोटी नंबर है वो छोटा उप इकाई। तो एक तो 50S 50S, एक तो हो गया 50S, एक 30S, दोनों को मिलाने पर 80S हो रहे हैं, मगर ऐसा होता नहीं है, ध्यान रखना। यही तो बताया था स्वेदबर्ग ने कि दोनों उप इकाइयां हैं। जैसे ये एक बड़ी इकाई है और ये छोटी इकाई है। ये 30S कर दी मैंने और ये 50S कर दी। जब दोनों अलग अलग हैं तो 50 और 30 है, मगर जब दोनों जुड़ जाएगी यानी पूरा 70S राइबोसोम बनेगा, तब इनमें से कुछ अवसादन गुणांक की हानि हो जाती है, कुछ अवसादन गुणांक बाहर निकल जाता है, तो दोनों मिलकर के 70S ही बनेंगे। ये चीज स्वेदबर्ग ने बताई थी, इसीलिए ये एस लग रहा है सबके अंदर। तो ध्यान में रखना आपको 70S राइबोसोम जो होते हैं उसकी 2